दोस्तों दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी बड़े समूह के सदस्य निम्न में से किस आधार पर भिन्न नहीं हो सकते? ऑप्शन है धर्म, संपत्ति, जन्म की प्रक्रिया या शिक्षा। क्वेश्चन है किसी भी बड़े समूह के सदस्य निम्न में से किस आधार पर भिन्न नहीं हो सकती, यानी कि अलग नहीं हो सकती। इसका उत्तर हो जाएगा जन्म की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मुख्य धर्म, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर तो भिन्न हो सकते हैं, परंतु मनुष्य का जन्म प्राकृतिक रूप से एक ही प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग आधारों पर भिन्न किसी समूह के सदस्यों को एक साथ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बुनियादी नियम कानून की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी समूह में बुनियादी नियम उपलब्ध कराने पर सभी सदस्य उसे मानने के लिए बाध्य क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन है भाईचारे होने पर, दंड के डर से, या तानाशाही होने पर, या फिर जन संघर्ष होने पर। वह जो नियम कानून जो बनाया गया है उसे लोग मानने के लिए बाध्य क्यों होते हैं? तो इसलिए बाध्य होते हैं दंड के डर से। यहाँ देखते हैं बाइक पर जो सवार होकर जाता है तो हेलमेट नहीं लगाता, उसको डर लगता है कि दंड लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। तो दंड के डर से जो है ये बाध्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म, जाति, व्यवसाय, अमीर गरीब, रंग रूप, शारीरिक बनावट इत्यादि के आधार पर भिन्न होने पर किसी देश के लोगों के लिए उपलब्ध बुनियादी नियमों को क्या कहते हैं? उसे हम लोग संविधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में अब तक कितनी बार संविधान बनाए जा चुके हैं? तो नेपाल में अब तक 5 बार जो है संविधान बनाया जा चुका है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कब कब बनाया गया है। तो नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। वर्ष 1948 के बाद ये नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में और 1990 में। कब कब? 1948 में, 1951, 1959, 1962 और 1990 में बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल में अब से पहले शुरुआत में सरकार का स्वरूप कैसा था? तो राजतांत्रिक था, राजाओं का शासन था। नेपाल में वर्ष 1990 से पहले राजतांत्रिक व्यवस्था थी। वर्ष 1990 में हुए जनसंघर्ष के बाद बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो वर्ष 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2002 में राजा की सीमित भूमिका के साथ नेपाल में किस प्रकार की व्यवस्था होने लगी? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होने लगी, व्यवस्था होने लगी। संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी राज्य प्रमुख होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित होती हैं और वे मुख्य रूप से प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नेपाल के राजा ने इस वर्ष शासन का बागडोर 2002 के बाद पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी? तो 2005। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वर्ष 2002 में शुरू हुई संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था वर्ष 2005 के आते आते पूरी तरह से पूर्ण राजतंत्रात्मक हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने के लिए किस समझौते पर
दस्तखत किए? तो 12 सूत्रीय समझौता पर किए। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 12 सूत्री समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन वर्ष 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा और जन प्रदर्शन के दबाव में अंततः राजतंत्र को झुकना पड़ा तथा पुनः कब नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो नेपाल जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के लोगों को पिछले बने संविधान क्यों स्वीकार्य नहीं थे और अंततः 2015 का बना नया संविधान उन्हें स्वीकार्य था? क्योंकि वे आदर्श नहीं थे, जनता की न्यूनतम भागीदारी थी, उनमें पर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता राजा के पास ही थी। ये तीनों कारण हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजों के में किसके द्वारा राजनेताओं के हाथों के सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है? तो संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम क्या नहीं होता है? लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम क्या नहीं होता है? तो तानाशाह को शासन की जिम्मेदारी सौंप देना, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था? नेल्सन मंडेला के खिलाफ चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को वर्ष 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोम्बेन रोम्बेन द्वीप में कैद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी विशिष्ट व्यवस्था चलाई गई थी? तो रंग भेद की व्यवस्था चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्रहवीं 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने भारत की तरह किस देश को हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया? दक्षिण अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। आगे क्वेश्चन है, अश्वेतों के लिए रंग भेद की शासकीय नीति दमनकारी थी। उन्हें किस जगह केवल जाने की इजाजत थी? उन्हें केवल जो है गिरजाघर, स्कूल और कॉलेज, अंग्रेजी बस्ती, ये सब जाने की जगह नहीं थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जाने का इजाजत थी देख लेते हैं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, गिरजाघर, गोरों की बस्ती, स्कूल या कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्य गृह, समुद्र तट, तरनताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की? 1950 में। आगे क्वेश्चन है, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो गुरु ने अपना राज कायम रखने के लिए कौन सी नीति या फिर नीतियों का बदलाव किया? तो भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, 28 वर्षों तक जेल में कैद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, किस वर्ष की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य लोकतांत्रिक देश बना? ये बना है 26 अप्रैल 1994 को। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना? 2 वर्षों के बाद। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान में ने नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा संविधान का उद्देश्य नहीं है? तो समाज के से व्यक्ति की रक्षा करना, व्यक्ति की स्वयं से नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। समाज से व्यक्ति की रक्षा करना, व्यक्ति की स्वयं से नहीं। ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। हम खुद को अपने आप से बचा सके, यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन कौन संविधान के कार्य है? तो समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास स्थापित करना, सरकार के स्वरूप का निर्धारण करना, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाने वाले कानूनों पर सीधा कुछ सीमा लगाना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका इनमें से कौन है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नए संविधान में पुराने संविधानों से इतर कौन सा नया ढांचा दिया गया है? तो सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। ऑप्शन बी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान के तहत सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं? तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का अधिकार देना, ऐसे समाज बनाए जहां जिसमें जातिगत भेदभाव न हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बुनियादी पहचान कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के विभिन्न देशों में संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होते लिखित होते हैं और एक होते अलिखित संविधान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन किन देशों में लिखित संविधान है? तो भारत में है, फ्रांस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दिए गए विकल्प में सभी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किस देश में अलिखित यानी कि मौखिक संविधान है? वो है ब्रिटेन में दोस्तों। ब्रिटेन में लिखित नहीं है बल्कि मौखिक संविधान है। कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सकता, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसराइल, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत आदि देशों में भी मौखिक संविधान है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान निम्न में से कौन से हैं? तो भारत की है, दक्षिण अफ्रीका की है, अमेरिका की है, ये सभी की है। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सफल होने के कारण
इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन पहला है बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। दूसरा, संविधान के अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी, ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास नहीं था। चौथा, संविधान सभी लोगों के लिए एक समान था। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संविधान के सफल होने का कारण इनमें से कौन नहीं है? ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास नहीं था। ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सफल संविधान की विशेषता क्या होती है? पहला है ऑप्शन कि बहुसंख्यकों की तुलना में अल्पसंख्यकों के पास संविधान के प्रावधानों को मानने का कारण न होना। दूसरा है सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा सीमित करना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराना। हाँ, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में शक्तियों का बंटवारा करने का क्या कारण है? किसी एक ही संस्था के पास सभी शक्तियों का एक अधिकार न हो, इसलिए भी। दूसरा है कार्य प्रणाली में कठोरता और लचीलापन के संतुलन के लिए। तीसरा है कोई भी समूह या वर्ग अपने बलबूते संविधान को नष्ट न कर सके। ये तीनों सही लग रहा है और हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाते समय किससे प्रेरणा मिली? तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को किसका समर्थन प्राप्त होता है अब पता चलता है? तो प्रस्तावना का मतलब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इस ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।